और इसमें कहाँ है वो माइक कहाँ है? हेलो अर्पण जी। अर्पण जी से बात नहीं हो पाएगी, खाली तुम ही रहोगी। तो इसको तो इससे अर्पण जी से बात कर लें। देखो ऊपर एकदम छेद आ रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है। देखो तुम देख रहे हो ना, ये बहुत ही ख़राब लग रहा है। नहीं लग रहा है, और दोनों के बीच में लग रहा है। कुछ एक लगा दो, कुछ देखो कुछ लगाना पड़ेगा। कुछ लगा दो जल्दी से, अभी हम आ रहे होंगे ना। नहीं छेद आ ही रहे हो। चलो हाँ हाँ, मैं शुरू करती हूँ। अर्पण जी ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाँ, पंखा नहीं है, एसी है। आप सबको नमस्कार। हमेशा की तरह अपनी कहानियों के साथ एक बार फिर मैं और मेरी कहानी भुक्खड़ की औलाद। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, अर्पण जी आवाज़ आ रही है? चलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आवाज़ ना आए तो बताइएगा। जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी आपका फिर से बहुत बहुत आभार। आज मेरी 9वीं कहानी है शायद। आप मुझसे 8 कहानी पढ़वा ले गए, और आज जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक बताया भुक्खड़ की औलाद। इस कहानी के बारे में सबसे बड़ी बात यही है, पहले यही कहना है कि मेरी ये बहुत उन थोड़ी सी कहानियों में है जिसने कि कहानी की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं कि मैं इसमें कोई भी कहानी ला सकूं। बल्कि इस बात का मुझे अभी तक वो है कि फिर क्या मैं इसे सत्य कथा कहूं? पर लगता है कि नहीं, सत्य कथा भी नहीं है ये। और एक दूसरी सबसे विचित्र बात यह है कि जब तक ये कहानी जैसे जैसे जीवन में घट रही थी, मुझे इस कहानी के पात्र पर, इस कहानी का जो नायक है एक गांव का बैजनाथ, उसके पर कभी मुझे करुणा नहीं व्यापी, कभी संवेदना नहीं हुई किसी तरह की। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं ना, ये कोई संवेदना का टुकड़ा या कोई ऐसी कोई घटना, कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई बिंदु ऐसा है कि जो आपको बहुत उकसाता है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जब पूरी कहानी जो कहते हैं और पात्र बिल्कुल बेतुके ढंग से चल रहा था, उसमें कहानी लायक कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी, बल्कि वो हर बात पे मुझे इरिटेट करता। तो कहते मैं झुंझुलाती थी, चिढ़ती थी कि एक ऐसा चरित्र है। लेकिन इस तरह वो चरित्र एक एक बिल्कुल जो कहते हैं एब्सर्ड चीज़ों के साथ मेरे सामने आता चला गया। फिर भी मैं ये कहानी नहीं लिखती, लेकिन लिखी कब, जहाँ से इस कहानी का अंत हुआ है, तो अंत मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो जब अंत हुआ, उस अंत के साथ में इतनी बड़ी कचोट मेरे अंदर आई, इतनी तड़प, कि उसके बाद मैं जो कहते हैं चैन नहीं ले पाई। और ये कहानी अपने उसी जो कहते हैं बड़े ही विद्रूप के साथ, जहाँ पर वास्तविक जीवन में जो विद्रूप के साथ समाप्त हुई थी, वहीं से ये कहानी मैंने हाथ में मेरे कलम आ गई कि अब इस बेचैनी से मैं तब तक मुक्त नहीं हो पाऊंगी जब तक इस सारी एब्सर्ड चीज़ों को लिख न डालूं। तो
वही जो लोग बात कहते हैं हो गई कि जहाँ से किस बिंदु ने मुझे छुआ, जहाँ पर कि ये वो अंत होता है, अंत आएगा। बहुत बड़ी कहानी नहीं है, फिर भी थोड़ी बड़ी हो गई है। अर्पण जी हमेशा कहते हैं कि दीदी एडिट मत करिए, इसलिए मैंने एडिट नहीं की है। थोड़ी सी मैं चौंकी, अभी आपको आश्चर्य हुआ होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है और ठीक मेरी आंखों के सामने, खिड़की के सामने। तो बीच में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, मैं उसके लिए पहले से क्षमा मांगती हूँ। और जो लोग भी अभी तक आ गए हैं उनका बहुत बहुत आभार। पिलकेन जी आ गए हैं, सरोजनी कौशिक जी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, आभार। क्योंकि एक बार कहानी पढ़नी शुरू कर दूंगी तो बीच में ध्यान और किसी तरफ नहीं जाएगा। वंदना आ गई हैं, वंदना वाजपेयी, बहुत अच्छा लगा वंदना आप आ गई। अपनी कहानी शुरू करती हूँ, भुक्खड़ की औलाद। और ये भी बात बता दूं कि मुझे लगता है कि मुझे कहानियों का शीर्षक रखना कभी नहीं आएगा। तो अभी भी मैं सोचती हूँ कि इस कहानी का और भी बेहतर शीर्षक क्या हो सकता था, या इस कहानी में कौन सी चीज़ ऐसी थी जो इसको और मार्मिक या और अलग तरह की कहानी बना सकती थी। तो वो सब भी मैं अपने पाठकों से पूछा करती हूँ। चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ आपसे प्रत्यक्ष बात नहीं हो पाएगी। भुक्खड़ की औलाद। पिछली बार छुट्टियों में घर गई तो इस बात पर शुबह की कोई गुंजाइश न रही कि बढ़ती उम्र की गिरफ्त माँ पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। न दायां देखती है न बायां, जो मुंह में आया बोल जाती हैं। अब उसी समय नीता की शादी ने शामियाने के एक तरफ आराम कुर्सी पर उठ गई, मुझसे मटर पनीर और कोफ्तों के लिए मसालों की लिस्ट जजवा रही थी। एकाएक सामने कुर्सियां ढोते मजदूरों पर उनकी नजर पड़ी और हाँक लगा बैठी। कौन? बैजनाथ है रे, इधर तो आ, देख यही है बिटिया, इन्हीं के बारे में मैं तुझसे कह रही थी। नमस्कार बहन जी। और पहली बार मेरे सामने उसकी खिसियानी हंसी का बेहतरीन नमूना पेश हुआ था। वो बेहद ढीलम ढाली से दाहिने हाथ की 5 उंगलियां अपने खिचड़ाए बालों में लगाए हुए मुझे सलाम कर रहा था। और माँ धारा प्रवाह उसका नक्शी वर्णन किए जा रही थी। अरे उधर क्या देखती है, उसके सिर पर बूढ़ा नहीं है, उसके बाल ही ऐसे चाई चुआ जैसे हो गए हैं। उम्र नहीं है ज़्यादा, कितने साल का होगा रे तू बैजनाथ? फिर उसकी उम्र का सर्टिफिकेट देखे बगैर उन्होंने गाड़ी एकदम रिवर्स गियर में डाल दी। अरे अपने दाता दीन का छोटा लड़का है बिट्टू, तुझे दाता दीन कोचवान की याद है कि नहीं? अब तो रिक्शा खींचता है। क्या देख रही है, लगता नहीं ना दाता दीन का बेटा? लगेगा भी कैसे, कहाँ वो खाया पिया गए जमाने का गठा शरीर, कहाँ ये भुक्खड़ की औलाद। लेकिन दाता दीन भी बिट्टो अब वो नहीं रहा जो पहले था। झूल सा गया है। पूछेगी क्यों? अरे यही बुढ़ौती और औलाद का दुख। पिछले हफ्ते जाने कहाँ से इतने सालों बाद घर का आता पता पूछता पहुंच गया और लगा तेरे बाबूजी के नाम की दुहाई देने। पूछेगी क्यों? अरे यही कि इस बैजनाथ का कहीं ठिकाना लगवा दूं, नहीं तो ये हट्ठी किसी नदी पोखर में छलांग लगा देगा। माँ सांस लेने के लिए रुकती, लेकिन इसके पहले कि मैं उससे कुछ पूछती फिर चालू हो जाती। सो मुझे दया आ गई बिट्टो, इसे रोक लिया। वैसे जबान नहीं दी है दाता दीन को, पर सोचा तो उससे कह दूंगी इसे ले जा अपने साथ, सुभाष बाबू से कहकर कहीं कोई ठिकाना लग जाए तो बड़ा अच्छा हो। मेरी नज़र फिर उसकी अजीबोगरीब हुलिया उसकी ओर उठी ही थी कि माँ फिर, अरे उसकी हुलिया पर न जा, देखने में है पूरा भुगचड़, पर जानती क्या है, हाई स्कूल पास है। पहले ज़माने के हाई स्कूल पास हाकिम हुक्काम हुआ करते थे, और अब के हालत देखो जरा। मुझे सचमुच विश्वास न आया था। हकीकत जानने की गरज से उससे पूछा,
कहाँ से पास किया है हाई स्कूल? जी बहन जी, श्री राम त्रिलोचन हाई स्कूल 74वां से। ओह, मैंने खींचकर होठ सिकोड़ दिए थे। इरिटेटिंग। मटमैला उटंगा पजामा और आधी बाह की झुल्ली सी कमीज, सिर पर अधपके खड़े खड़े बाल, दुबला सूखा सा चेहरा और उसके बीच से बजता माँ का नॉन स्टॉप ग्रामाफोन। एक विचित्र ऊब और वितृष्णा से मन भर गया। ब्याह गौना सब हो चुका है इसका बिट्टू, लेकिन करे क्या? कहीं रोजी रेती का ठिकाना ही नहीं लगता ना इसके। और ऊपर से सुना है इसकी औरत पेट से है। क्यों रे, है ना? अब तो हद हो गई। भला क्या जवाब देगा वो इसका? किसी तरह मैं माँ पर आई खींच चिड़चिड़ाहट पर काबू पाती उससे सपाट लहजे में बोल गई, ठीक है, तुम जाओ कुर्सियाँ ढो। लेकिन जब बाद में सुना कि सुभाष ने माँ की हाँ को हाँ कर दी तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुभाष? और मान गए। सामने जाकर कहा, वाह, गोया आपके हृदय परिवर्तन का सेहरा इस बैजनाथ के सिर ही बनना था, हैं? मैंने कटाक्ष किया। लेकिन सुभाष हंसी छोटल्लू के बीच भी बात का खुलासा करते चलते हैं। पहली बात तो यह है कि माँ जी भाई तुम्हारी माँ कह रही हैं इसलिए, और दूसरे इधर एक्सटेंशन वर्क चल रहा है, काफ़ी वर्कर्स भर्ती किए जा रहे हैं, खप जाएगा उन्हीं में कहीं। परेशानी सिर्फ यही है कि इस जंगली को समझा दो, वहाँ जाकर इधर उधर मेरे नाम का ढिंढोरा न पीटना शुरू कर दे कि मुझे फलाने लगवाया फलाने लगवाया, नहीं तो लोग समझेंगे कि अब मैनेजर साहब वर्करों की भी भर्ती करने लगे। उसने सुना तो डरते सहमते ही धीमे से मुस्करा पड़ा। जाना होगा बहन जी और जीजा जी के साथ। ए, जीजा बीजा नहीं, सिर्फ साहब बोलना, समझे? जी जी, और आपको मेम साहब। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तू चुप रहना यही बहुत है। मैंने खटाक से उसे पूरी तरह निरुत्साहित कर दिया। फिर मुझे याद आया, हाँ, अपना सामान वगैरह कैसे लाएगा? गांव में होगा ना? नहीं, सामान है ना यहीं पर। और चलते समय मैंने उसका सामान देखा था तो बेवजह फिर से चिढ़ गई। सिर्फ एक गंदा सा थैला जिसमें किसी तरह एक आध कमीज पजामे ठुसे हुए थे, और साथ में हाँ एक पुराना सा एल्युमिनियम का दूध लाने वाला डिब्बा, जरूर वो हाथ में लटकाए घूम रहा था यहाँ से वहाँ। ये क्या है? घी है बहन जी, घर की भैंस का। वाह, मैंने व्यंग्य पर हंसी की परत चढ़ाई। लगता है घी दूध की काफ़ी आदत है तुझे। नहीं बहन जी, ये तो माई ने आप और जीजा जी नहीं, साहेब और आपके लिए भिजवाया है। मुश्किल से दबाई हुई हंसी की परत मैंने वापस खींच कर निकाल फेंकी और झल्ला पड़ी। उफ उफ, हमारे लिए घी? फिर एल्युमिनियम के डिब्बे में भरे मुश्किल से पाव डेढ़ पाव घी की ओर देखकर ओठ पिचकाए। अच्छा सुनो, हम घी भी नहीं खाते, तुम्हें खाना हो तो ले चलो, वरना यहीं से वापस करो डिब्बा, समझे? जी, वो हताश निराश स्वर में डरते डरते बोला, लिए चलता हूँ, लौटाने से माँ को दुख होगा। प्लेटफॉर्म पर अपने गांव से ही आए किसी आदमी से वो रुक रुक कर संकोच भरे स्वर में अपने माँ बाप के नाम संदेश भिजवा रहा था। कहना महीना 30 दिन में आऊँगा, राजी खुशी लिखूँगा, और घर में कहना परेशान न हो, कोई घबराने की बात नहीं, मैं जो जा रहा हूँ, बस मुझे हाल चाल भेजते रहें लिखवा के। हाँ। सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। इस मुझी को शायद यहाँ से मुंबई की दूरी नहीं मालूम। महीना 15 दिनों में आने की बात कह रहा है, पर दया भी आई। जिस ढंग से वो अपना संदेश अपनी औरत के नाम कहलाने के बजाय
घर के नाम कहला रहा था। गाड़ी पर सामान चढ़ाने और तरतीब से रखने तक वह पूरी तरह मुस्तैद रहा। सब काम करता रहा, सूटकेस, डोलचियाँ, बैग संभलवाता, हर हुक्म के लिए हाथ बांधे खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म से खिसकी, वो एकाएक असहाय हो दूसरी तरफ वाली खिड़की पर जा पीछे छूटते प्लेटफॉर्म को छटपटाता हुआ सा देखने लगा। मेरे अंदाज से शायद वो रो रहा था। सुभाष को देसी स्टाइल ढीलम ढाल वाली चीज़ बिल्कुल नापसंद है। दूसरे दिन ही एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, बात की और बैजनाथ को उसके एक अदद झोले और घी के डिब्बे के साथ उसके हवाले कर दिया। रहने के लिए भी जहाँ दूसरे वर्कर रहते हैं, कहीं किसी के साथ इंतजाम करने के लिए कह दिया। 2-2.5 हफ्ते बाद अनायास ही उसका ख्याल आया। पहली बार मन में थोड़ी सी दया भी उपजी और दायित्व बोध भी। अब तो यहाँ वो सिर्फ हमारी दया पर ही है, खोज खबर तो ले ही लेनी चाहिए। सुभाष से पूछा, वो बैजनाथ कहाँ कैसे है, कभी दिखता विकता है? हाँ, दिखा था 1-2 बार। देखते ही चेहरा ऐसा गदगद हो गया उसका, जैसे रामलीला का भरत मिलाप यहीं करने वाला है। बिना देखे ही मैं आगे बढ़ गया। पता नहीं मैं ये जंगली क्या मालूम क्या कर दे, क्या सीन क्रिएट करे। फिर रुक कर बोले, अजीब स्केयर क्रो जैसी हुलिया बनाए रहता है। कॉन्ट्रैक्टर भी क्या सोचता होगा कि साहब किस अजायब घर से ये जंतु पकड़ कर लाए हैं। वही तो, बल्कि इसीलिए जाते समय मैंने इशारे से समझा दिया था कि वो ज़्यादा यहाँ बंगले पर ना आया करे। शायद इसीलिए डर के मारे एक बार भी नहीं आया। फिर भी अपनी जिम्मेदारी तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है ना। जमादार से कहला दूँ उसके पास कि कभी कभी आ जाया करे। मैंने आतुर आजिजी से सुभाष की ओर देखा। नहीं जी, तुम भी तमाशा करती हो, तुम्हें संदेश वगैरह भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक शाम सचमुच हिचकता सा, हिचकते हिचकते वो खुद ही आ गया। मैंने देखा तो दया आ गई। आओ आओ बैजनाथ, क्या हुआ, तुम आए ही नहीं? अरे कभी कभार तो आ ही सकते हो। खैर कोई बात नहीं, कैसे हो? ठीक हूँ बहन जी, मेम साहब। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने पूरे रुतबे और दायित्वबोध का भाव जताते हुए कहा। कोई परेशानी हो तो बताना। वो काफ़ी देर गुमसुम सा चुपचाप बैठा रहा, लगा जैसे कुछ कहने में हिचक रहा हो। आखिर मैंने पूछा, क्या बात है, क्या पूछना है? जी बहन जी, वो अटका, फिर किसी तरह कह गया, यहाँ से गांव जाने का चालू डिब्बे का किराया कितना होगा? और उसने सहमती आंखें ज़मीन की ओर टिका दी। मैं हैरान, कानों पर एतबार न आया, फिर भी किसी तरह खींच कर हंसी। अरे तू आदमी है या अहमद? अभी तो तुझे आए महीना भर भी नहीं हुआ और घर गांव के नाम बिसूरने लगा। फिर अपने लहजे को ज़बरदस्ती नरम किया। क्यों, बात क्या है? वह वैसे ही अनमना सा बैठा रहा, जैसे मुझे कुछ बताने लायक कारण तलाश रहा हो। फिर किसी तरह जोड़ तोड़ कर बोला, यहाँ की बोल चाल समझ नहीं आती बहन जी। बस यही बात है। मैं हंसी। उसने जैसे एक राहत सी महसूस की। आंखें ज़मीन से उठा, वो सहजता से मेरे चेहरे पर टिकाकर बोला, सब इंग्लिश बोलते हैं बहन जी। अरे तुझे इंग्लिश हिंदी का फ़र्क भी नहीं समझ में आता और कहता है कि 10वीं पास किया है, हैं? इंग्लिश तो साहब लोग बोलते हैं, वर्कर लोग तो सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। वही बोलते होंगे, ये बड़ा शहर है ना और कारखानों वाला, सो कहाँ कहाँ के वर्कर आते हैं यहाँ काम करने, समझा कि नहीं? तो सब अपनी अपनी भाषा बोलते होंगे। तो क्या यहाँ 14 भाषाएं बोली जाती हैं बहन जी? उसमें थोड़ा सा उत्साह छलका। बच्चों के साथ मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वाह, तू तो भाषा विज्ञानी निकला। अच्छा जा, 1 आध हफ्ते में तुझे 14 भाषाएं समझ में आने लगेंगी, समझा? घबराया मत कर।
जी बहन जी, नमस्कार, नमस्ते। उसके जाने के बाद भी बच्चे बैजनाथ की 14 भाषाओं पर देर तक खिलखिलाते रहे। तो वो कभी कभी इसी तरह आता रहा, नमस्कार करता और कारपेट के एक कोने पर कम से कम जगह लेकर बैठ जाता। बोलता उससे कोई नहीं। मैं वही घिसे पिटे 2 वाक्य दोहरा दी कि वो कैसा है, कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी तो नहीं हो तो बता दे, जैसे मैं क्या कर लूँगी। और वो जवाब में सिर्फ इतना ही कहता कि वो ठीक है, उसे कोई तकलीफ नहीं। बाकी समय वैसा ही चुपचाप बैठा मुझे, बच्चों को उठते बैठते बातें करते देखता रहता और थोड़ी देर तक के बाद नमस्कार करके चला जाता। इस बीच खबर आई कि वो एक बेटी का बाप बन गया है। सुनकर वो फिर अजीब भकुआ सा मुंह बनाए बैठा रहा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस एहसास को कैसे झेला जाए। वो खुश होने की कोशिश करता तो उल्टे एक दयनीयता उभर आती। रह रहकर कभी उद्विग्नता तो कभी छटपटाहट और अंत में एक लाचारी। बच्चों के लिए तो ये बड़े अजूबे बड़ी खबर थी। बैजनाथ और फादर, बैजनाथ और पापा, पिता, जैसे उनके गले के नीचे उतरता ही नहीं था। बैजनाथ के सहमे खिसियाए चेहरे के साथ वे किसी भी मानवीय दुख सुख, हास विलास और रिश्ते तक की कल्पना नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बैठने के बाद वो वैसा ही गुमसुम चला गया, लेकिन कुल 4 दिन बाद ही वो फिर हाजिर हो गया। मैं देखते ही परेशान हो गई। ये अच्छी बला सिर पड़ी, पर बोली कुछ नहीं। लेकिन जब वो वैसा ही कारपेट पर बैठा रहा तो पूछना पड़ा, कैसे है बैजनाथ, सब ठीक तो है? जी। और वो गुमसुम बैठा ही रहा। अंदर की खींच बढ़ती जा रही थी, शंका भी प्रबल कि अच्छा इसने सीख लिया वक्त बे वक्त धमक जाता है, खाला का घर समझकर। पूछा, फिर आए कैसे? वो तब भी चुप रहा, जैसे मुंह से कह ना पा रहा हो। फिर एक अजीब ढही सी आवाज़ में बोला, बहन जी, हाँ क्या है? मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मैंने आज रात को सपना देखा कि वो लड़की जो पैदा हुई है अंधी हो गई। और उसकी आवाज़ पूरी तरह जैसे भरभरा कर ढह गई। अचानक मैं स्तब्ध सी हो आई, लेकिन फिर तुरंत संभल कर हंस पड़ी। ओह समझी, तू सारा समय यही सब सोचता रहता होगा ना, गांव घर, माँ का मोतियाबिंद, बाबूजी का घुटना, इसी से ऐसा सपना देखा होगा। अरे सपने भी कहीं सच होते हैं? तू तो 10वीं तक पढ़ा है, जानता है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय असंभव बात हो उसे सपना कहते हैं। सपने का मतलब है सच से कोसों दूर, समझा तू? जी बहन जी। तो बस यही सोच, सपने कभी सच नहीं हुआ करते, ठीक? वो सहम कर फिर रुक गया, फिर धीरे से बोला, मैं गांव तो जा नहीं सकता ना बहन जी। अरे पूरा बौड़म है तू भाई, एक सपना देखा और गांव जाने को तैयार। पहले आदमी कुछ करता है, जुटाता है, तब घर जाने की सोचता है। ऐसे खाली हाथ फटे हाल जाकर तू क्या करेगा? क्या समझता है निहाल कर देगा गाँव वालों को, घर वालों को? बिना पैसे कहीं पूछ होती है क्या तेरी, समझा? जी जी तो करता है, लेकिन फिर जाने के लिए अड़ जाता है। जा, कहा ना, सपनों से बढ़कर झूठी चीज़ कोई कुछ नहीं। जी हाँ, सपना तो झूठा होता ही है। हाँ जा, और कोई परेशानी हो तो बताना। वो चला गया। उसने सचमुच मन को समझा लिया। बहुत दिनों तक उसके घर से कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई थी। तब भी मैंने उसे बता दिया था कि उधर के तो सारे ही शहर बाढ़ में डूब गए हैं। रेल की लाइनें तक पानी से डबडबा ही हैं, चिट्ठी कहाँ से आएगी? और वो मान गया। एक दिन जब मैंने उसकी तकलीफ परेशानी पूछने वाला जुमला दोहराया
तो वो जैसे तैयार होकर आया था। तक्षण बोला, बहन जी, मेरे बाद आए वर्कर का ठेकेदार ने 20 रुपया बढ़ा दिया है। अच्छा, अभी साहब से पूछती हूँ। लेकिन सुभाष जाने किस मूड में उखड़े बैठे थे, सुनते ही बरस पड़े। अरे तू ये भी देखता है कि दूसरे वर्कर कितनी चुस्ती दुरुस्ती से काम करते हैं? तू तो एकदम ढिल्लम ढाली से जाने क्या सोचता रहता है। तेज तो चला ही नहीं जाता इससे। और वैसे ही कपड़े एकदम झूलते लटकते। पहले चुस्ती से काम करना सीख, फिर पैसे बढ़ाने की बात सोचना, समझा? जी। बहुत दिनों बाद वह दोनों हाथ फंसा खिसियाना सा हंसा था, जैसे कैसी भी गलती हो, कैसा भी अपराध, कैसी भी गलत चीज़, उसका चिरभागी वही है। आज पहली बार झुंझुलाहट मुझे उस पर नहीं, सुभाष के उखड़े लहजे पर आ रही थी। लेकिन वह किसी भी आरोप नसीहत से के लिए सदैव प्रस्तुत था बैजनाथ। उस दिन जाने लगा तो एक तरफ ले जाकर बोली। पहली बार मैंने उससे कहा, साहब ठीक कहते हैं बैजनाथ, शहर में सिर्फ नेकदिली और ईमानदारी से काम नहीं चलता, थोड़ी चौकसी चालाकी भी चाहिए होती है। हाकिम साहब लोगों को देख के लपक के काम थाम लेना, फुर्ती से उठना, फुर्ती से चलना, ये सब सीखना होता है, समझा? जी। और हाँ, तू जब से आया ये झल्ले कपड़े पहने रहता है, एक आध जोड़े नए कपड़े बनवा ले। पैसे ना हो तो संकोच मत करना, मैं दे दूंगी, समझा? नहीं बहन जी, पैसे तो जुट गए हैं थोड़े, लेकिन और वो रुक गया। संभाल कर रखे हैं ना गांव जाने के लिए, और यहाँ फटे हाल हुलिया बनाए घूम रहा है। अरे पहले कायदे से खाना पहनना सीख कर आदमी बन, तब गांव गांव करना। तू और तेरा गांव रहा तो इतने दिनों, क्या मिला गांव में तुझे? मारा मारा फिरता रहा, और इसके पीछे पेट काट कर फटे हाल रखकर पैसे जुटा रहा है। ये भी कोई बात हुई? इतनी मुश्किल से काम लगा है तेरा, सोच जरा, है कि नहीं? जी, वो तो है ही। तो पहले मन लगा के काम सीख, इसमें पैर जमा, इस शहर में, मुंबई में, तब गांव जाने की बात करना, समझा? जी। और सबसे पहले जाकर अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े बनवा। जी, जी हाँ। 2-3 हफ्ते बीत गए, वो नहीं आया। मेरे मन की गिल्ट ही शायद मुझे अस्थिर कर गई थी। सुभाष से भी पूछा तो टका सा जवाब मिला कि और भी गम है ज़बाने में बैजनाथ के सिवा। हार कर जमादार से कहा। दूसरे दिन बैजनाथ आया, चेहरा बुखार से लाल तपा हुआ। हमेशा की तरह कारपेट के कोने में बैठकर उसने सिर घुटनों के ऊपर कोहनियों में छुपा लिया। क्या है बैजनाथ? चुप। क्या बुखार ज़्यादा है? चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? कुछ खाया पिया है या नहीं? अब उसने चेहरा उठाया, लाल सुर्ख भरभराई सी आंखें, और बोलने में पूरी तरह अशक्त, रूंधा सा गला। वो कोशिश करके भी बोल नहीं पा रहा था। किसी तरह संभल कर कह पाया, खाने का मन नहीं किया बहन जी। अरे बैजनाथ, तू तो बच्चों से भी गया बीता है भाई, कहीं ऐसे भी हिम्मत हारते हैं? अरे तू मर्द बच्चा है ना, जरा से बुखार से एकदम खाना पीना छोड़ गांव घर को बिसूरे जा रहा है ना। जितनी तेरी तबीयत नहीं खराब है, उससे ज़्यादा तूने सोच सोच कर अपनी हालत बना ली है। ले ये पुर्जा और जा कंपनी के डॉक्टर के पास, कल तक चंगा हो जाएगा, समझा? थोड़ा रुक कर पूछा, वो जो तेरे साथ रहते हैं इधर उधर, उन्होंने नहीं पूछा तुझसे कुछ खाने पीने के लिए? सुनते ही उसकी आंखें फिर तेजी से भर आईं। सिर्फ इतना ही कह पाया, यहाँ तो सबके अपने अपने काम हैं, कोई घर है अपना? यहाँ कौन पूछने वाला है बहन जी। अच्छा, ले दूध पी 1 गिलास और डॉक्टर के पास जा। ना नहीं, मन नहीं बहन जी। अरे पी भी, और गवारों की तरह मिनमिनाना छोड़, हिम्मत करके डॉक्टर के पास चला जा
और अपने पाँव पर खड़ा हो और एक खुशहाल जिंदगी बिताने का सपना देख। समझा? जी। वो पुर्जा लेकर चला गया। वो ठीक हो गया और पहले वाला सिलसिला फिर से चालू हो गया। उसी तरह आने का, नमस्कार करने का, कारपेट के कोने में बैठ जाने का। लेकिन अब वो नए धुले कपड़ों में आता और सुभाष को तो देखते ही इतनी जल्दबाजी में सलाम करता कि कभी कभी देखकर जोर की हंसी आ जाती। सुभाष भी अब उससे एक आध बात खाना पूरी के नाम पर ही कर लेते तो उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। अब वो जानबूझकर घर या गांव की बात ही नहीं करता, सिर्फ अपने काम और खुशहाली। साथ ही बोलते समय बारीकी से मेरे और सुभाष के चेहरे की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करता, जैसे हमें उसकी तरफ से संतुष्ट होने में अभी कितनी कसर बाकी है। यहाँ तक कि एक दिन घर गांव की कोई बात चलते ही वही तत्परता से बोला था खुद ही, अब इधर गांव कहाँ जा पाऊंगा, अभी कुछ दिनों बाद देखा जाएगा। और उसके बाद एक दयनीय बेपरवाही से जोड़ा, पैसे भी तो सब खत्म हो गए बीमारी और कपड़े बनवाने में। फिर जल्दी से अपनी बात आप ही संभाली, और जल्दी क्या है, चला जाऊंगा, है ना बहन जी। अपनी नई भूमिका में कामयाब होने पर शाबाशी पाने के लिए दो लाचार आंखें उठा दी थी उसने हमारी ओर। और उसी कारपेट के कोने में एक दिन जब सुभाष ने उसे बताया कि ठेकेदार उसके काम की तारीफ कर रहा था और अगले महीने से शायद उसे 40 रुपये हफ्ता ज़्यादा मिले, तो उसके चेहरे पर जो उल्लास फैला था उसे देखकर मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि यह बैजनाथ का ही चेहरा है और ये बैजनाथ के ही चेहरे की हंसी और उजास है। हफ्ते डेढ़ हफ्ते ही बीते होंगे कि एक दिन रात में अचानक घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो बैजनाथ था। उसने बिना नमस्कार किए चुपचाप सिर झुकाए एक गंदा सा बादामी रंग का कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। बड़ी आड़ी तिरछी धुंधली लिखावट, किसी तरह जोड़ तोड़ कर लिखी, किसी अनपढ़ अनभ्यस्त के हाथ की वो लिखावट थी। पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत कोशिश करके पढ़ा तो सन्न रह गई। आशय था बैजनाथ की औरत गुजर गई, उसे आना चाहिए। बादामी कागज़ को ही मोड़कर लिफाफे की तरह बनाकर बैरंग छोड़ दिया गया था। भागी भागी सुभाष के पास पहुंची और कागज़ दिखाकर आशय भी बता दिया, लेकिन सुभाष ने यूं ही उल्टा पलटा और बिना जरा भी विचलित हुए निश्चिंता से बोले, तुम भी क्या गंवारों सी बात करती हो। भला ऐसी कोई बात होती तो दाता दीन जो इतनी दिनों तक तुम्हारे यहाँ कोचवानी कर चुका है, तार लिफाफा छोड़ ये बिना टिकट का बादामी कागज़ छोड़ता। फिर उन्होंने पत्र में पड़ी तारीख पर निगाह दौड़ाई और ये देखो, इस पर भी महीने भर पहले की तारीख पड़ी है। वैसी कोई बात होती तो अब तक 2-3 दूसरी चिट्ठियाँ या कुछ खबर तो आई होती। ये सीधे सीधे किसी ने दुश्मनी या मस्खरी में लिखी है, समझी। सुभाष की अक्लमंदी की मैं वैसे भी कायल हूँ। वापस जाकर यही सब उसे समझा दिया। वो कुछ नहीं बोला, हकबका सा खड़ा रहा। पहली बार किसी अदृश्य कोने से सहानुभूति का एक आवेग उमड़ा था। मैंने उसके मन की बात भांप कर सुभाष से कहा, फिर भी क्यों न बैजनाथ हफ्ते भर को गांव हो ही आए, उसके दिल को झूठ सच की तसल्ली भी हो जाएगी। फिर गंवारों सी बात शुरू कर दी तुमने। वो बैजनाथ की उपस्थिति भूलकर मुझे फटकार उठे, तसल्ली क्या खाक होगी। हाँ, 300-400 रुपयों पर पानी फेर आने की तसल्ली जरूर हो जाएगी, और यही तो लिखने वाले का मकसद है। इससे कहो जरा सोचिए, मान लो अगर वो मर भी गई हो तो ये क्या जाकर उसे जिला देगा। फिर अपने ज़रूरत से ज़्यादा कठोर लहजे पर सुभाष खुद ही संभल गए। हालांकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी
बीमार हो तब तो लगे कि हाँ, हम सुनते ही जाने का कोई दुख हुआ, लेकिन 1 महीने पहले की चिट्ठी पर। और सबसे बढ़कर उससे कह दो कि कॉन्ट्रैक्टर इसके काम से खुश है, इसी महीने से इसकी मजदूरी बढ़ाने वाला है। और गांव कोई 10-20 कोस नहीं कि ये गया और आया, समझी? थोड़ा रुक कर इन्होंने अपनी दलील पुख्ता की। इसे खुद भी तो मालूम है कि बेकारी की दाने दाने की मोहताजी क्या होती है। सोच कर देखे, जब 1-1.5 महीने पहले औरत गुजर ही गई, मान लो तो यह थोड़े दिन और रुककर ठेकेदार से मजदूरी बढ़वा कर तब जाए तो कोई हर्ज? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो वैसा ही खड़ा था, काठ सा बना। चेहरे पर न पीड़ा थी, न दंश, न छटपटाहट, न कोई शिकवा शिकायत, जिद या विद्रोह ही, कुछ नहीं। सिर्फ एक अजीब सी उबाऊ वीरानी, जिससे सुख दुख दोनों का ही कोई लेना देना नहीं। और वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे चला गया। फिर पर मुझे जाने क्या हुआ कि पूरी रात बिल्कुल सो नहीं पाई। हार कर शाम को सुभाष के आने से पहले किसी तरह उसे फिर जमादार से बुलवाया और पूरे समय तक सिर्फ यही समझाती रही कि देखो बैजनाथ, ये खबर झूठी है, तुम्हारी बीवी गुजरी नहीं है, गांव में सही सलामत है। सब कुछ सुनने के बाद उसने धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाया था। मैंने सोचा था उस चेहरे पर, उन आंखों में राहत होगी, शायद मेरे प्रति अपार कृतज्ञता भी, पर उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हैरान थी मैं। पहले मैं उसकी समझ से ऊपर थी, अब वह मेरी समझ से ऊपर था। उसने थोड़े लम्हे और इंतजार किया, जैसे मैं और कुछ भी कहना चाहती हूँ तो कह लूँ। फिर उठा, अच्छा बहन जी नमस्कार कहता हुआ वापस चला गया। मुझे याद है उसके बाद भी कई बार उसका जाना टलता रहा। पहले छुट्टी न दी कॉन्ट्रैक्टर ने, उसके बाद ओवर टाइम लगातार मिलते रहने से सीज़न में रोज़ 10-20 ज़्यादा पैसे मिलने लगे, लालच बढ़ने लगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के घर शादी पड़ गई और मेहनती ईमानदार होने की वजह से उसने बैजनाथ को घर के काम में मदद के ख्याल से रख लिया। शादी के बाद खुश होकर उसने एक जोड़ी कपड़े भी बैजनाथ के लिए बनवा दिए। उन नए कपड़ों में सदा तजा अलग ही बैजनाथ मेरे घर आया था। उसका चेहरा आज उदास, खिसियाना नहीं, शर्माया सा था। जब उसने लजाते लजाते मुझे बताया कि बहन जी आप ठीक कह रही थी, मेरी औरत ने वो खत किसी से लिखवाया था कि लिख दो कि मैं मर गई, तब शायद वो आ जाएगा। बहुत बेलज्जत है ना बहन जी, बेलज्ज है, ऐसा लिखवा दिया उसने। लेकिन मैं साफ साफ देख रही थी कि उसके लजाए चेहरे का राज ये था कि औरत ने वो चिट्ठी लिखवाई थी, शायद आ जाए। आखिर पूरे 1.25 साल बाद उसे अपने गांव जाने की छुट्टी मिल पाई। उसने मुझसे पूछा कि वो किसके लिए क्या ले जाए। अपने पैसों का पूरा हिसाब भी मुझे थमा दिया और जिद की कि अपने गांव घर ले जाने से पहले वो मेरे दोनों बेटों के लिए कपड़े बनवाना चाहता है। जिस पर मैं अंदर से हंस पड़ी, लेकिन ऊपर से उसे डपट दिया कि पहले अपने खाने पीने का, रहने का ठिकाना करो, अभी 1000 खर्चे और हैं। वो हमेशा की तरह चुप हो गया। अंत में साड़ियाँ, कपड़े, जनानी मर्दानी धोती वगैरह एक एक कर वो खरीद लाया। थोड़ी बिंदी, नेल पॉलिश, चूड़ियाँ वगैरह मैंने भी खरीदवा दी। हाँ, सामान ज़्यादा होने पर उसे टीन का एक बक्सा भी खरीदना पड़ा। अंत में सारे सामान से लैस होकर वो चला तो मैंने हिदायत दी थी कि लौटते समय वो मेरे घर माँ के पास से होता आए और माँ उसको कुछ अचार मुरब्बे जो भी देंगी वो लेता आए। उसने जी बहन जी नमस्कार कहा
और चला गया। महीना खत्म होते से 4-6 दिनों पहले अचानक जाने किस बात पर मुझे बैजनाथ की याद हो आई। अरे, अब तो उसके लौटने के दिन पास आ रहे होंगे। 1 महीने की छुट्टी लेकर तो गया था। असल में बैजनाथ के लौटने के इंतज़ार से ज़्यादा इंतज़ार मुझे माँ द्वारा भेजे सेब के मुरब्बे और अमरूद की जेली का था। आजकल में ही चल देना चाहिए उसे वहाँ से, पर क्या ठिकाना, ठहरा तो पूरा गंवार ही, और वो भी इतने दिनों घर गांव से बिछड़ा। इसके साथ ही एक आशंका और प्रबल हो उठी, कहीं ऐसा न हो कि उसका वापस आने का मन ही न करे। गांव से पहली बार शहर आकर लौटने वालों के बारे में कितनी बार ऐसे ही वाकये सुनने को मिलते हैं, और कल्पना के कितने ही झरोखों से छींट की लाल हरी साड़ी पहने बैजनाथ की किशोरी पत्नी को मैंने जबरदस्ती रोक रखने के लिए या फिर से वैसा ही एक धमकी भरा खत भेजने के लिए अबोध मासूम हट करते हुए भी देख लिया अपनी कल्पना में। लेकिन मुझे बेहद आश्चर्य हुआ जब छुट्टी खत्म होने के 2 दिन पहले ही रात में बेल बजी और खोलने पर सामने लंबे सफ़र से थका हारा वापस लौटा टीन का बक्सा लिए बैजनाथ खड़ा था मेरे दरवाजे पर। पता चला स्टेशन पर उतरकर बस पकड़ी, और बस से मेरा घर पहले पड़ता था तो सोचा बहन जी का सामान देता हुआ तब अपनी कोठरी में जाएगा। मैं पहली बार उसके ऊपर चिढ़ने के बदले उसकी समझदारी से बेहद खुश थी और तुरंत उसकी तारीफ करती चालू हो गई थी। ये तूने बड़ा अच्छा किया जो ठीक टाइम से छुट्टी पूरी होने तक आ गया, और क्या, एक दिन थकान भी मिटाएगा, नहीं तो बहुत से अहमक गांव जाते ही टांगे फैलाकर पसर जाते हैं। वही पुरानी आलसी निठल्ली आदत उनके ऊपर फिर हावी हो जाती है। अरे हाँ, तेरे माँ बाप कैसे हैं? ठीक है बहन जी, और बेहद ठंडे लहजे में बोला, वैसे अब तो दोनों बहुत ही बूढ़े हो गए हैं ना, खांसी बुखार वही जोड़ों का दर्द ये सब तो लगा ही रहता है। अच्छा, तो उनकी दवाई वगैरह कुछ की तुमने? हाँ, कई दफ़े ले जाकर सरकारी अस्पताल में दिखाया, फिर बड़े डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगवाया, तो अब पहले से ठीक थे। अच्छा खैर, माँ बाप तो बूढ़े हुए ही, दादाजी इनको ही आज का है। और मैंने उस उबाऊ प्रसंग को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया। और बाकी सब उसने खुद ही मेरे प्रश्न को उलट कर प्रश्न कर दिया। बाकी सब मैं अचकचाई, जैसे तेरी बच्ची? ठीक है, पर वो अपने ननिहाल में है ना बहन जी, मैं वहाँ जाकर उसको देख आया था। ननिहाल? ननिहाल में क्यों रखा है? वो थोड़ी देर रुका, फिर धीरे धीरे बोला, और कहाँ रखते बहन जी, मेरी औरत तो पानी में बह गई थी ना। अचानक उद्विग्नता, आशंका और उत्सुकता साथ साथ हावी हो गई मुझ पर। तेरी औरत उसी बाढ़ में? कहाँ, कैसे? हाँ, वो भैंस बह गई थी ना बाढ़ में बहन जी हमारी। माँ बाप तो बूढ़े ठेले ठहरे, सो उसी को भैंस को ढूंढती निकल गई थी। बाढ़ का टाइम था ही, सो लौटते लौटते नहर का पानी बढ़ आया। फिर मैंने सांस रोक कर पूछा, फिर भैंस और वो दोनों बाढ़ में बह गए थे क्या? हाँ, वो भैंस को छोड़ती नहीं थी ना। क्या? टीवी देखते बच्चे एकदम खिलखिला पड़े थे। क्या बैजनाथ की औरत और भैंस एक साथ पानी में बढ़ गए मम्मी? शट अप, मैंने बच्चों को डांट दिया। फिर कैसे मिली बैजनाथ? 2 दिन बाद स्टीमर वाले ढूंढ कर लाए बहन जी, अधमरी और बेहोश हालत में। चलो, मिल गई, मैंने ढाढ़स बंधाया और खुशी से सचमुच राहत की सांस ली। लेकिन भैंस तो बही गई ना बहन जी, उससे बहुत आसरा था।
अब तंगी बहुत हो गई घर में। मैं जैसे अंदर ही अंदर इस सच को नकारने की जी जान से कोशिश करने लगी कि एक भूखे परिवार के आश्रय के लिए तो भैंस का रहना ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने अपने को झुठलाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो, भैंस का क्या है, दूसरी आ जाएगी, तुम्हारी औरत तो बच गई। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे अंदर से तड़ाक से एक पाशविक सच निकला, नहीं, भैंस का बचना ज़्यादा ज़रूरी था। उससे उसके बूढ़े बीमार परिवार को ज़्यादा आसरा था। औरत तो दूसरी भी आ जाती। आप तो शायद जीवन भर भैंस खरीदने लायक पैसे भी नहीं जुटा पाएंगे। बैजनाथ या उसके माँ बाप, जबकि औरत के संदर्भ में हर दलील उल्टी बैठ रही थी। छोड़ छोड़, कुछ खाया पिया है तूने, है कि नहीं, नहीं तो यहीं खा ले। नहीं बहन जी, चलता हूँ। और वो जल्दी से बक्सा खोलकर मुरब्बे अचार की बोतलें निकालने लगा। क्यों, खाएगा क्यों नहीं? घर से तेरी बीवी ने बना कर दिया है क्या कुछ? नहीं बहन जी, वो उठने बैठने लायक कहाँ रही अब। क्या, तभी से? जी, बहुत पानी पी गई थी ना, 1.5 दिन बहते बहते। ओह, तो डॉक्टर को दिखाया था? दिखाया था। क्या बोले? बोले कि इसके फेफड़ों में बहुत पानी भर गया है, शहर ले जाओ, पानी निकलवाओ। तो जब तक रहा, हर तीसरे दिन ले जाकर सुई लगवाता रहा, पानी निकलवाता रहा। बाद में बिजली का सेक भी बताया। तो कराया? जी, 2-3 बार कराया। फिर सब पैसे खत्म हो गए और मैं यहाँ चला आया। कहते हुए वो मेरा सामान निकालने लगा और मेरी 2 साड़ियाँ और सुभाष का स्वेटर छूट गया था, माँ ने उससे भेज दिया था। सब निकाल चुकने के बाद मैंने देखा मेरा सारा सामान, मुरब्बे अचार की बोतलें, सब निकालने के बाद उसके बक्से में कुछ भी न था। सिर्फ 2-3 छोटी छोटी गठरियाँ थीं और मक्की के दाने की एक गंदी सी पोटली थी, जिसमें आधे भुने मक्की के दाने इधर उधर थोड़े से बक्स के अंदर छिटके पड़े थे। उसने बक्सा उठा लिया और खड़ा होकर बोला, नमस्कार बहन जी। फिर वो सहमा सा सुनसान अंधेरे में बाहर उतर गया। अंधेरी काली रात थी। खामोशी में सिर्फ उसके खाली बक्से में छिटके मक्की के दाने इधर उधर हलकोड़ते हुए छनछना कर बज रहे थे और मेरे बच्चे सुनकर होठों होठों में मुस्करा पड़े थे। बहुत संतोष है कि आपको ये कहानी आज सुना पाई। अन्नदा पटनी जी देख रही हैं, इंदु बाला सिंह हैं और भी दूसरों ने, मैं बीच में थोड़ा बहुत देख रही थी, सबके नाम नहीं जान पाई। सबको हाँ वंदना। जिंदगी जैसी होती है वैसी कहानी भी होती है ना। हाँ, इंदु बाला सिंह, आप सबको, अर्पण जी को, सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। क्योंकि बीच में यहाँ पर सचमुच बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, तो मुझे डर था कि मैं कहानी पूरी कर पाऊँगी कि नहीं। उदय भानु पांडे जी नमस्कार। हाँ, टॉप फैन है आप। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ हाँ, कहानी पहले भी पढ़ी थी, सुनने से लगा सब कुछ आँख के सामने घट रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इतने वर्षों पहले का सब कुछ आज मेरे सामने घट रहा है। बहुत 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 धन्यवाद।